भाई हर किसी को इक्वल बनाना है, ठीक है। और ये सब जो जितनी भी चीजें थे, इन सब थॉट्स को किसने प्रोवोक किया, मतलब लोगों के दिमाग में थॉट्स आ कहां से रहते हैं? उस टाइम के फिलोसोफर जो थे, वो फिलोसोफर कौन थे? रेने डेस्कार्टेस था एक, दूसरा कौन था? लॉकी, रूसो, मोंटेस्क्यू, ये सब लोग थे जो ये फिलॉसफी के बारे में बात करते थे कि भाई एक इंसान है तो उसके पास अपने जीने का भी एक राइट होना चाहिए। अगर कोई इंसान सोच सकता है तो उसके सोचने पर उसको आजादी होनी चाहिए, हर इंसान एक बराबर है। ये सब चीजें तो थी, लेकिन इसमें जो सोचने वाली बात यह है, इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी औरतों को किसी भी तरह का वोटिंग राइट नहीं दिया गया। औरतें अभी भी यहां पे पीछे थी। वोटिंग देने का राइट भी जिनको मिला, वो किनको मिला? मेन, वो भी जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी। प्रॉपर्टी लेस वाले आदमी को तो वो भी राइट नहीं था, ठीक है। तो यहां पे ऑलमोस्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म होता है धीरे धीरे। अब तुम देखोगे यहां पे कि जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हुआ, उसके बाद की कहानी क्या होती है? उसके बाद कौन पिक्चर में आता है? नेपोलियन आता है, ठीक है। नेपोलियन आता है पिक्चर में। अब उसके बाद हम आगे से कंटिन्यू करेंगे राइज इन नेशनलिज्म इन फ्रांस। अभी पहले मेरे को एक सवाल का जवाब दो कि जब ये इतना कुछ हुआ, जब इतनी सारी बैकग्राउंड में चीजें चल रही थी, तो क्या, अच्छा पहले नेशन और स्टेट में डिफरेंस पता है? नेशन और स्टेट में क्या फर्क है? इंडिया एक स्टेट है या नेशन है? ये बताओ। क्या स्टेट क्या होता है और नेशन क्या होता है? पहले ये बताओ। इंडिया को नेशन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। स्टेट का वो समूह था, उसको नेशन बोलते हैं। स्टेट को क्या बोलते हैं? स्टेट क्या होता है? तो स्टेट क्या होता है? स्टेट समझ लो ना, स्टेट बोलते हैं कि भाई ऐसे हिंदी नहीं होता है भाई, किसी का मतलब पूछे तो हिंदी नहीं बोलना होता है। ऐसे तो राज्य उत्तर प्रदेश भी है। एक स्टेट बोलते हैं, कंट्री को बोलते हैं कि भाई ये कंट्री स्टेट है। कंट्री के लेवल पे पूछ रहे हैं स्टेट और नेशन में क्या फर्क होता है। देखो, स्टेट बेसिकली का सिंपल मतलब ये होता है कि एक टेरिटरी होगा, ठीक है। ये एक फिक्स टेरिटरी है, इस टेरिटरी में कुछ लोग रह रहे होंगे, इन कुछ लोगों का अपना एक गवर्नमेंट होगा। सिंपल सा बात है, इनको एसटीजीपी बोलते हैं। एसटीजीपी मतलब क्या होता है? एस से मतलब हो गया कि भाई ये सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब कि जो भी ये ग्रुप है, ये जो लैंड है, ये कोई भी अपना डिसीजन जो लेंगे, ये स्वतंत्र होकर के अपना डिसीजन ले सकता है, ठीक। यानी इनके पास क्या होना चाहिए? सॉवरेनिटी होना चाहिए। इस टेरिटरी के पास ये अपना डिसीजन मतलब किसी और के ऊपर निर्भर होकर के नहीं, खुद से ले सके। दूसरा, इनके पास अपना क्या होना चाहिए? टेरिटरी होना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या हो गया? इनके पास अपना क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट होना चाहिए। और चौथा, इनके पास क्या हो गया? पीपल। भाई तो सॉवरेनिटी, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड पीपल, ये समझने के लिए इसको याद नहीं करना है, बस इसको समझना है। तो अगर कोई जगह ऐसा है जहां के कुछ लोग वहीं के मूल निवासी है, उनके पास अपनी सरकार है जो अपना फैसला खुद से कर सकती है, उनका एक डेफिनेट बाउंड्री है, तो उनको हम स्टेट कहते हैं कि ये जो है स्टेट कहलाएंगे। अब नेशन क्या होता है? नेशन में क्या होगा कि स्टेट वाले लोग तो होंगे ही होंगे, प्लस वो जो सारे लोग हैं, वो सारे लोगों का जो पास्ट है वो एक जगह से जुड़ा हुआ होगा। समझ रहे? सारे लोगों का जो इंटरेस्ट है वो एक कॉमन होगा। सारे लोगों का हिस्ट्री जो होगा वो शेयर्ड हिस्ट्री होगी सबकी। समझ में आ रहा है? तो उनको हम क्या बोलेंगे? नेशन बोलेंगे। मतलब नेशन का मतलब ये हो गया कि जितने लोग हैं उन सबके अंदर एक कॉमन फीलिंग होनी चाहिए। अगर कॉमन फीलिंग नहीं है, सिर्फ वो लोग रह रहे हैं वहां पे, तो उसको हम नेशन नहीं कहेंगे। नेशन होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कॉमन फीलिंग होना, कॉमन पास्ट होना। तो अगर हम इंडिया को बहुत सारे तरीकों पे अगर देखें तो कई बार तुम इसको नेशन बोल भी सकते हो, कई बार नेशन नहीं भी बोल सकते हो, क्योंकि अलग हमें पता है कि भाई हमारे देश में नॉर्थ और साउथ का डिवाइड रहता है हमेशा। नॉर्थ वाले लोग अपने आप को अलग उससे मानते हैं, मतलब एंसेस्टर से मानते हैं, साउथ वाले अपने आप को अलग एंसेस्टर से मानते हैं, दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं जोड़ते वो लोग। तो इसका मतलब उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई दोनों का पास्ट अलग अलग है। लेकिन अगर मैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करूं तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में क्या था कि जितने भी देश के लोग थे, हर लोग ऑलमोस्ट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई करना चाहते थे, ब्रिटिशर्स को हटाना चाहते थे, ब्रिटिशर्स के अत्याचार से मुक्ति पाना चाहते थे। तो इस मामले में लोगों की जो फीलिंग थी वो क्या हो गई? कॉमन हो गई। तो उस मामले में वो क्या बना? एक तरह से नेशन बना। मतलब कहीं ना कहीं अब जैसे इंडिया का मैच हो जाए किसी और के साथ, तो देखो पूरे देश में सारे लोग एकजुट क्या चाहेंगे कि इंडिया जीत जाए। तो उस टाइम पे जो मोमेंट होता है हमारा, वो कैसा मोमेंट होगा? वो नेशन वाला मोमेंट होता है। बात समझ में आ रही है? नॉर्मल ऐसे कंडीशन में तुम्हें स्टेट दिखेगा, लेकिन ऐसे पॉइंट पे नेशन दिखेगा। तो जब मैं बोल रहा हूं कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन फ्रांस, द राइज ऑफ, यानी कि फ्रांस में किस चीज का राइज होना? एक कॉमन फीलिंग का। समझ में आ रहा है? कॉमन फीलिंग का लोगों में राइज होना। लोग हर इंसान के अंदर एक कॉमन फीलिंग है, और वो कॉमन फीलिंग क्या थी लोगों के अंदर?
राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद, वही मतलब वो कॉमन, अरे वो तो कॉमन फीलिंग को राष्ट्रवाद कहते हैं, लेकिन वो राष्ट्रवाद किस चीज के बारे में थी, वो कॉमन फीलिंग किस चीज के बारे में थी? फिर वही बात, राष्ट्रवाद के बारे में था। राष्ट्र किसके बारे में था? नेशन के बारे में था। नेशन किस में था? राष्ट्र में था। राष्ट्र किस में था? नेशन में। ये क्या लूप में चल रहे हो भाई? कॉमन फीलिंग बताओ ना। क्यों नहीं, वो तो अभी हम आएंगे, इसके बारे में आएंगे। ये तो वो हो गया कि यहां से इन्होंने शुरुआत की, लेकिन कॉमन फीलिंग क्या ये नहीं थी कि भाई क्लर्गी जो है और जो चर्च के लोग हैं ये टैक्स क्यों नहीं दे रहे हैं? ये जो भुखमरी आ रही है हमारे, हम क्यों झेल रहे हैं? बात समझ आए? सब लोग क्या राजा के इस दमन से परेशान हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? तो एक धीरे धीरे कॉमन फीलिंग सबके अंदर आ रही थी, तभी तो लोग रिवोल्ट करना चाह रहे थे। सबको लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी चाहिए था। अब इस चीज का, अब क्योंकि ये चीज लोगों के अंदर इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया, अब जब ये चीज आ गया, कॉमन फीलिंग आ गई लोगों के अंदर में, तो अब लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है हम सब एक हैं, लेकिन हम सब जो एक बन रहे हैं अभी, इसको मैनिफेस्ट भी तो करना है, इसको एक्चुअल में पेपर पे भी तो उतारना है, कि ताकि हम सब बराबर हो जाए। तो इसके लिए हम लोग कुछ स्टेप उठाएंगे, जो स्टेप जो होगा वो हम सबको क्या करेगा? एक धागे में बांधेगा, और हम सब एक बराबर या एक दूसरे के साथ एक कॉमन फीलिंग शेयर करेंगे। जैसे होता है कि जैसे मैं बोल दूं कि भाई हम लोग बराबर हैं, जैसे मान लो मैंने किसी इंसान को बोल दिया कि भाई हम लोग बराबर हैं, ये एक फीलिंग हो गया कि भाई हम लोग बराबर हैं। लेकिन ये बराबर जो तुम बोल रहे हो, इसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे? इसको इंप्लीमेंट करने का तरीका क्या है कि भाई जितना टैक्स तुम पे करो उतना ही टैक्स हम भी पे करेंगे। जिस हार्डशिप से तुम गुजर रहे हो उसी हार्डशिप से हम भी गुजर रहे हैं। तुम्हें जो जो सर्टेन कंडीशन तुम्हारे साथ होगा वो कंडीशन, तो ये जो मैं रूल बनाते जा रहा हूं, क्या ये रूल एक तरह का मैनिफेस्टेशन ही तो है कि हम दोनों बराबर हैं? बात समझ में आ रही है? तो अब जनता में सारे लोगों के अंदर एक सेम फीलिंग आ रही है, उस एक फीलिंग को बराबर करने के लिए कुछ रूल्स भी तो बनाने होंगे ना। तो अब वो कौन कौन से रूल है जिनसे राइज ऑफ नेशनलिज्म होता है, या फिर जिससे ये जो नेशनलिज्म की भावना है ये और स्ट्रांग होती है, वो हम लोग देखेंगे। 6 पॉइंट देखेंगे, 6 या 7 पॉइंट है जो फ्रांस में अपनाया गया इस चीज को मेंटेन करने के लिए कि भाई सबके अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग हो। तो सबसे पहले क्या था जिसमें से उसने बताया ला पैत्रे और ला सिटोयन, जो कॉमन है। इसका मतलब क्या हो गया? पैत्रे एंड ला सिटोयन। ये अब ये सब एग्जाम के लिए याद करना है ये पॉइंट। अभी तक जो कहानी तुम समझ रहे थे ये बस एक एंटरटेनमेंट के लिए, पुराने लिंकेजेस को जोड़ने के लिए। यहाँ पे याद कुछ भी नहीं हुआ, एक अंडरस्टैंडिंग में मिल गई तो वो काफी है। लेकिन ये जो 6 पॉइंट है वो तुमसे सबसे पहले पूछेगा, लिस्ट आउट द मेथड्स थ्रू विच फ्रांस एनफोर्सेस इट्स नेशनलिज्म, कि फ्रांस ने अपने नेशनलिज्म को मजबूत करने के लिए कौन कौन से 6 चेंजेस किए थे, या कौन कौन से 6 प्रोसीजर वो लेकर के आया था। ठीक है, तो इसमें ला पैत्रे, इसका मतलब क्या हो गया? फादरलैंड। इसने बोला कि जो जैसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि मदरलैंड बोलते हैं ना भारत को, वहां पे वो लोग फादरलैंड बोलते हैं कि भाई उनका जो लैंड है वो फादरलैंड हो गया। और यहाँ पे सारे लोग जो है जो इसके अगेंस्ट युद्ध कर रहे वो सारे इसके क्या है? सिटीजन हो गया। तो अब बोल दिया कि भाई जितने हम लोग हैं, हम सब जितने लोग इस रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम सब इस कॉमन फादरलैंड से बिलोंग करते हैं और हम सब इसके सिटीजन हैं। तो एक तरह से कॉमन फीलिंग हो गया कि नहीं सबके अंदर का। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या किया था? दूसरा इन्होंने ट्राई कलर फ्लैग लाया था अपना। ठीक है, एक जैसे इंडिया में भी तुम देख लो, कहीं पे भी, कहीं से भी हो, तुम नॉर्थ से हो, साउथ से हो, ईस्टर्न से हो, वेस्टर्न से, जहां पे भी झंडा दिखेगा तो ऑटोमेटिक हम सबकी फीलिंग उस झंडे की तरफ क्या होती है? रिस्पेक्ट करने की एक भावना होती है कि भाई हमें उसको रिस्पेक्ट करना है क्योंकि भाई ये हमारे मदरलैंड से बिलोंग करता है, ये हमारे मदरलैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वैसे ही ट्राई कलर, एक फ्लैग जो सबको कॉमनली रिप्रेजेंट करे। तीसरा इन्होंने क्या किया था? क्या? नेशनल एंथम। अब तुम देखो अपने कंट्री में, देखो ना कि तुम अपने कंट्री में इतने डाइवर्सिफाइड लोग हो, लेकिन इन सारे लोगों को क्या चीजें जोड़ती है? नेशनल एंथम। जब हम नेशनल एंथम गाते हैं, हमारे कंट्री का अपना एक कॉमन फ्लैग है, वही 3 चीजें तो लिख रहा हूं मैं, नेशनल एंथम। ठीक है, यहाँ पे मदरलैंड होता है और हम सिटीजन है, हमारे अंदर भी, हमारे पास भी सिटीजनशिप है हमारी कंट्री का। ठीक है, नेशनल एंथम। और अब तुम मुझे बताओ चौथा, चलो मैं चौथा ये नहीं पूछ रहा, अब चौथा तुम मुझे बताओ, तुम अपने देश में चाह रहे हो कि लोगों के अंदर कॉमन फीलिंग आए, इसके लिए और तुम क्या कर सकते हो? जैसे तुमको पता है कि भाई एक मदरलैंड का कॉन्सेप्ट दे दो, सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट दे दो, एक फ्लैग बना दो जो सारे लोग वो करे, एक नेशनल एंथम होना चाहिए देश का। ऐसे ही कॉमन फीलिंग डेवलप करने के लिए और क्या होना चाहिए? लैंग्वेज होना चाहिए, एक कॉमन लैंग्वेज। जैसे कि साउथ वाले बोलते हैं हम हिंदी नहीं बोलेंगे, हिंदी वाले बोलते हैं हम साउथ नहीं बोलेंगे, आपस में लड़ोगे तो फिर कॉमन लैंग्वेज कैसे डेवलप करोगे? तो यहां पे इन लोगों ने क्या किया था कि डिस्करेज करते थे लोकल डायलेक्ट्स को। लोकल डायलेक्ट्स को ये क्या करते थे? डिस्करेज करते थे। वो सब बोलते थे कि भाई एक कॉमन लैंग्वेज हमारा होना चाहिए। कौन सा लैंग्वेज होना चाहिए? फ्रेंच होना चाहिए। तो ये क्या करते थे? लोकल
लैंग्वेज को डिस्करेज करते थे, लोकल डायलेक्ट्स बोलते हैं। डायलेक्ट मतलब क्या होता है, लैंग्वेज ही होता है, ठीक है। लोकल डायलेक्ट को डिस्करेज, जैसे डायलॉग वगैरह होता है ना, उसी से है डायलेक्ट, ठीक है। डिस्करेज, लोकल डायलेक्ट्स को ये डिस्करेज करते थे और इंक्रीज करते थे किसका इंपॉर्टेंस को, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमन लैंग्वेज। अच्छा, उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, अब तुमको पता है कि भाई उस टाइम तक मर्चेंट क्लास भी तो राइज कर रहा था, और मर्चेंट क्लास ज्यादा से ज्यादा किस चीज में इन्वॉल्व होता है, व्यापारी, मतलब व्यापार करने में। तो जब वो व्यापार करता था तो उसको एक प्रॉब्लम ये देखने को मिलता था कि भाई हर जगह पे, एक तो पहली बात, हर जगह पे दिक्कत ये कि हर जगह का अपना यूनिट और मेजरमेंट जो है वो अलग अलग चल रहा है। कोई कहीं लेंथ को मतलब कोई एक यूनिट है तो उसको कहीं पे लोग 50 सेंटीमीटर मान रहे, कहीं 55 मान रहे, कहीं 60 मान रहे। ऐसा तो मेरा व्यवस्था उस हिसाब से बैठ नहीं पा रहा है, तो इसलिए कॉमन यूनिट ऑफ वेट एंड मेजरमेंट यहां पे बनाया गया, ताकि पूरे फ्रांस में कॉमन यूनिट ऑफ वेट एंड मेजरमेंट होगा। तुम कहीं पे भी जाओ, तुम इसी वेट एंड मेजरमेंट के हिसाब से सामान बेच सकते हो। ये किस लिए लाया गया था, क्योंकि भाई मर्चेंट क्लास उस टाइम पे बहुत ज्यादा व्यापार करते थे, तो इस चीज में किसी भी तरह से उनके साथ नाइंसाफी ना हो। तो ये हो गया कॉमन यूनिट ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। और बताओ, कॉमन करेंसी भी ठीक है, लेकिन ये हम ज्यादा यूज करेंगे जब हम राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ेंगे। जो कस्टम ड्यूटी वाला भी जो कॉन्सेप्ट है, ये भी हम तब पढ़ेंगे जब हम यहां पढ़ेंगे। और इसी से तुमको आज की डेट में समझ में आएगा, आज की डेट में यूरोपियन यूनियन बना हुआ है, तुमको पता है, मतलब ईयू बना हुआ है, जिससे हम ट्रेड डील करते हैं। जैसे अमेरिका के साथ हम डील साइन करते हैं, हर कंट्री के साथ इंडिया क्या करता है, एक ट्रेड करना है, व्यापार करना है, तो हम उसके साथ कुछ ना कुछ ट्रीटी साइन करते हैं, कुछ ना कुछ समझौते साइन करते हैं कि भाई ये चीज जो होगी हमारे यहाँ पे आपकी सस्ती मिलेगी, हमारी ये चीज आपके यहाँ पे सस्ती मिलेगी, ताकि व्यापार हो सके। तो इसीलिए तुम कभी नहीं देखोगे कि इंडिया ने किसी पर्टिकुलर कंट्री के, इंडिया जो है वो पूरी तरह से कलेक्टिवली किसके साथ डील साइन कर रहा है, यूरोपियन यूनियन के साथ। वही अभी जब हम पढ़ेंगे ना कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका तुमको एक एग्जांपल अभी दिखाई देगा। जैसे आज के टाइम में यूरोपियन यूनियन है, पूरे यूरोपियन यूनियन में कॉमन करेंसी चलती है, पूरे